एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हियर इज़ अकाया और आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन यूनिट, जो हमारा होने वाला है 6 यूनिट्स। इसमें बेसिकली हमारे 3 चैप्टर्स हैं, तो आज हम तीनों यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन यूनिट्स को हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मीन्स कि किस तरीके से जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब ऐसा तुम सोच रहे होगे कि हाँ, ह्यूमन तो रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्या प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं? तो मेरा आंसर होगा यस। प्लांट भी कैसे होते हैं? लिविंग के अंदर आते हैं। तो लिविंग की प्रॉपर्टी ही होती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी लिविंग बींग्स का। तो जी हाँ, हमारा प्लांट भी रिप्रोड्यूस करता है और अपने तरीके के प्लांट सेम जनरेशन में बनाता है। बिल्कुल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल दोनों तरीके से हमारा रिप्रोडक्शन प्लांट शो करता है। ठीक है, तो और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिसको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि मेरे शॉर्ट लेक्चर में भी आपने देखा होगा कि मैंने 5th पार्ट वाइज मैंने चैप्टर को कंप्लीट कराया है। ठीक है, पार्ट वाइज। तो जिसको भी पार्ट वाइज शॉर्ट्स की मदद से समझना है तो मेरे चैनल पे जा कर के शॉर्ट्स में जाएगा, तो उसको पार्ट वाइज सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो और स्टार्ट करते हैं। आर वी नॉट लकी दैट जितने भी प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। द मैरियड्स यानी बहुत सारे फ्लावर्स आप देखते हो जिसको कि हम गेज करते हैं, तोड़ते हैं, सेंट बनाते हैं, उससे परफ्यूम्स बनाते हैं, उसको सूंघते हैं। उनमें कलर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं जो कि हमें अट्रैक्ट करते हैं। उन सबका मेन एम जो रहता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनका मेन एम जो रहता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर सिर्फ खुद के लिए नहीं एग्जिस्ट करते, या फ्लावर सिर्फ हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, फ्लावर्स खुद के लिए भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि खुद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इससे एक लाइन आ जाता है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मतलब तुम अपने आसपास जितने भी प्लांट देखोगे जिनके पास फ्लावर्स लगे होंगे, तुम समझ जाना कि ये क्या करते होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते होंगे। ठीक है, तो जिस भी प्लांट पे फ्लावर लगा होगा इट्स मीन कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। अगर आप देखते हो अपने आसपास में तो काफ़ी सारे फ्लावर्स, फ्लोरल पार्ट्स देखते होगे जिनको देख के काफ़ी हमें अजीब सा लगता है कि हाँ, सच में क्या ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही बने हैं? अगर मैं एंड प्रोडक्ट की बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद हमारे पास 2 चीज़ें मिलती हैं एट लास्ट, एक फ्रूट मिलता है, दूसरा सीड्स मिलते हैं। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से फ्लावर्स मार्फोलॉजी में दिखते हैं, उनका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का उनका वो प्रोसेस क्या होता है। एंड जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको एक वर्ड में अगर वन वर्ड बोले तो हम उनको एंजियोस्पर्म्स बोल सकते हैं। ठीक है, वन वर्ड में एंजियोस्पर्म्स बोल सकते हैं। फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है किसी भी एंजियोस्पर्म का, क्योंकि कोई भी एंजियोस्पर्म है इसका मतलब उसके पास फ्लावर है, इसीलिए हम उनको एंजियोस्पर्म्स कह रहे हैं। ह्यूमन बींग्स का रिलेशन तो फ्लावर के साथ काफ़ी पुराना ही है, तो काफ़ी समय तक लाइक उनका रिलेशनशिप रहा है हमारे ह्यूमन बींग्स का फ्लावर के साथ में। इमेमोरियल मतलब पता नहीं कब से, हमें पता भी नहीं है कब से हुआ है। फ्लावर का यूज़ जैसे एस्थेटिकली, ऑर्नामेंटली, सोशली, रिलीजियस रूप में, कल्चरल वैल्यू के रूप में, या फिर किसी को लव अपना या कन्फेक्शन करना या अफेक्शन के लिए, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग विशेस के लिए ह्यूमन बींग्स काफ़ी मतलब यूज़ करता है फ्लावर्स का। फ्लावर के मोस्टली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला तो हमारा 2 वॉल्स होते हैं। ठीक है, एक तो देखो हमारे पास प्लांट के 2 वॉल होते हैं। ठीक है, वॉल्स में एक वॉल जो रहता है इसेंशियल वॉल रहता है, वो काफ़ी इसेंशियल रहता है। अगर वो नहीं रहा प्लांट तो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। दूसरा होता है, जैसे अपना नाम इनका है, नॉन इसेंशियल। क्या हो रहा है? दूसरा होता है नॉन इसेंशियल। ये जो हमारा इसेंशियल वाला है इसमें 2 आते हैं। एक तो हमारे पास आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या पार्ट, एंड दूसरा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एंड नॉन इसेंशियल में 2 आते हैं। सबसे पहला तो कैलिक्स आता है। क्या आता है? कैलिक्स,
क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकेंड। पहला जो आता है हमारे पास कैलिक्स आता है एंड दूसरा हमारे पास कैरोला आता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स आते हैं। तो इसेंशियल नॉन इसेंशियल तुमने देख लिया। फ्लावर के पार्ट तुमको अच्छे से पता है। अगर मेल पार्ट की बात करती हूँ मैं यहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। स्टेमन में दो पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहला तो एंथर आता है, दूसरा हमारे पास फिलामेंट आता है। फिर हमारे पास अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करती हूँ तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ? कार्पस, या फिर इसको मैं पिस्टल बोल सकती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी तीन पार्ट्स आ जाते हैं। एक तो स्टिग्मा जहाँ पर ये लैंड करता है पॉलन ग्रेन, दूसरा स्टाइल, इन दोनों के बीच का पार्ट जैसा कि तुम देख रहे हो। लास्ट पार्ट जो रहता है वो होता है ओवरी। तो ऐसे हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। तो मैं सब कुछ यहीं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? ठीक है, यहाँ से देखो हमारा पूरा चैप्टर तीन पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट जो होता है, सबसे पहला पार्ट जो रहता है प्री फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन। फिर बीच वाला पार्ट जो रहता है फर्टिलाइजेशन होता है। फिर लास्ट वाला पार्ट जो रहता है, अच्छे से पता होगा तुमको, तुक्का भी लगाओगे तो भी पता चल जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कैसे पता चल जाएगा? तुम देख पा रहे हो सबसे पहला पार्ट तुमको प्री दिख रहा है। प्री मतलब पहले वाला पार्ट। बीच वाला पार्ट जो रहता है फर्टिलाइजेशन, मतलब जहाँ पे एक्चुअल फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। फिर लास्ट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब प्री फर्टिलाइजेशन उनके स्ट्रक्चर एंड इवेंट जानते हैं। जैसा कि आप देखते हो कि हमारे प्लांट में फ्लावर दिखाई देते हैं, तो वो जो प्लांट होता है ना, वो डिसीजन पहले काफ़ी समय पहले ही ले लिया होता है कि अब हमें क्या है, फ्लावर बनाना तैयार कर देना चाहिए। जैसे कि कोई मम्मा पापा हैं, वो बेबी होने की प्लानिंग बहुत टाइम पहले से 1 ईयर 2 ईयर पहले से करते हैं, ताकि वो मनी इकट्ठा कर सके, तैयार कर सके, बीमा वगैरह कुछ करा सके, बेबी हर चीज़ प्री प्लान्ड करते हैं। उसी प्री प्लान्ड प्रोसेस को हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसी का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन से पहले फ्लावर को हार्मोनल बैलेंस करना पड़ता है। बहुत सारे इसेंशियल स्टेज में जो भी चाहिए होता है वो सब करना पड़ता है। काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस, काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस देखना पड़ता है। सब कुछ करने के बाद ही फ्लावर्स आते हैं। तो बहुत पहले डिसीज़न ले लेते, तभी अपने सारी चीज़ों में चेंजेस लेकर के आते हैं, तब जाके फ्लावर्स आते हैं हमारे प्लांट पे। ठीक है, डन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार रिप्लाई कर देना पिंक हार्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? द इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड एंड देन द फ्लावर्स। मतलब जब वो प्लांट छोटा रहता है ना, तो उसके पास सबसे पहले फ्लोरल बर्ड्स आते हैं एंड फ्लोरल बर्ड्स के बाद फ्लावर्स आते हैं। एक्चुअली तुम देखते भी होगे हमारे प्लांट में सबसे पहले बर्ड्स आते हैं, आफ्टर बर्ड्स के फॉर्मेशन वो फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्लावर में, तो फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो रहता है वो होता है गाइनोशियम। ये दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं। ये वॉल्स होते हैं, जो कि जैसा कि मैंने तुमको बताया था, ये दोनों ही कैसे वॉल्स होते हैं? इसेंशियल वॉल होते हैं। तो ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें बोलते हैं गाइनोशियम, मैं यही लिख देती हूँ गाइनोसियम। एंड दूसरा जो एमआरपी होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रहता है, सिस्टम जो रहता है, इसमें आ जाता है एंड्रोसियम। क्या मैंने बोला? एंड्रोसियम। ठीक है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो। फिर ये लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद डेवलप्ड होते हैं, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। एंड्रोशियम जो रहता है वॉल होता है, जिसको टोटली मिला करके हम स्टेमन कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। गाइनोशियम जो रहता है वो रिप्रेजेंट करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स को। अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे कि हम यहाँ पे अब एमआरपी स्टार्ट कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, एमआरएस लिख रही हूँ मैं, या फिर पूरा ही लिख देती हूँ। यहाँ से हम मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हो सेट। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्टैमेन की। स्टैमेन में बेसिकली क्या होता है, दो पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला तो एंथर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, एंड ये फिलामेंट होता है। जैसा कि तुम इस डायग्राम में देख पा रहे हो, मैंने ये एंथर बनाया है, फिर ये फिलामेंट बनाया है। फिलामेंट मैंने मेंशन किया है, एंथर जो रहता है। बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, डायथीकस होता है, मतलब इसके पास दो थीकास प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम तुम देख पा रहे हो, पॉलिन ग्रेन जो रहता है उसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। पॉलिन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट्स। आगे आएगा, लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। फिर देखो हमारे पास स्टेमेन। स्टेमेन बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। स्टेमेन में दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो रहता है वो एंथर होता है, दूसरा पार्ट जो रहता है वो फिलामेंट होता है। एंथर जो रहता है बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट लॉन सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं एंथर फिलामेंट के प्रॉक्सिमल एंड पे पूछूँ यहाँ पे क्या होता है, तो तुम बताओगे यहाँ पे मेरे पास में थैलेमस होता है। क्या होता है? थैलेमस होता है। कहाँ पे होता है? तो प्रॉक्सिमल एंड में। कहाँ पे? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ये पेटल तुम समझ पा रहे होगे, नहीं समझ पा रहे तो बता दूं। कैलिक्स का मतलब होता है सेपल्स, कैलिक्स का मतलब होता है सेपल्स, एंड करोला का मतलब होता है पेटल्स। ये जो हम पंखुड़ी देख रहे हो इसको हम पेटल्स कहते हैं, जैसा कि तुम डायग्राम में देख रहे हो। एंड ये जो निचला पार्ट तुम ये प्लांट जैसा दिखाई दे रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम सेपल्स कहते हैं। ठीक है, फिर वो होता है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे? टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर को आप अगर देखते हो तो वो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, डायथीकस होता है। इसके पास दो थीकास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लॉन्ग ये दोनों थीका बेसिकली मान लो ये है, तो दोनों थीका जो इस दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डीप ग्रूव। ठीक है, इसको मैं बोल सकती हूँ डीप ग्रूव। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दोनों डिवाइडेड होते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप बना करके थीका के दोनों किनारे। तो हर एक थीका में दो लोब होता है, मतलब हाँ, हर एक लोब में दो थीका होते हैं। तो तुम बोलोगे बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछे कि पूरे पॉलन ग्रेन में कितने, सॉरी, पूरे एंथर में कितने लोब्स होते हैं या कितने डायथीकस होते हैं, तो अगर तुमसे लोब्स का पूछे तो लोब्स तो तुम बताओगे दो होते हैं। लेकिन तुमको अगर थीकास पूछे कि कितने थीकास होते हैं तो तुम बताओगे चार। कहाँ पे? होल एंथर में। होल स्टेमेन ही बोल देते हैं ना, होल स्टेमेन, और इसी को स्लैश में एंथर ले देती हूँ। समझ गए? ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि बाइलोब नेचर अगर एंथर का दिखाई देता है तो ट्रांसफर सेक्शन में अगर मैं उसको कट करता हूँ एंथर को, तो मुझे चार साइड दिखाई देते हैं, इसीलिए मैं उसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कह देता हूँ। अब चार हमारे पास साइड दिखाई देते हैं, तो चारों साइड में अंदर भरा होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। जो हमारे जो चारों साइड्स होते हैं कॉर्नर में माइक्रोस्पोरेंजिया चारों साइड के कॉर्नर में दिखाई देते हैं। मैंने बोला ठीक है। अब वो बोलता है माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चलकर डेवलप्ड हो जाते हैं पॉलन सैक में। मैंने बोला ठीक है, हो जाते होंगे। फिर वो बोलता है कि जैसे जैसे एंथर का लेंथ बढ़ता जाता है उसके अंदर के जो सेल्स होते हैं, जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं माइक्रोस्पोर्स में। माइक्रोस्पोर्स कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में। और इसी पॉलन सैक के, मान लो कि हमारे पास ये पॉलन सैक है, तो इसके अंदर पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मैं यही बना देती हूँ, ये मान लो पॉलन सैक है, तो ये सब क्या है? पॉलन ग्रेन है। पीजी से मैं पॉलन ग्रेन लिखती हूँ। अगर मैं बात करूँ माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर भी आप देखते हो तो मुझे उसकी आउटलाइन सर्कुलर ही दिखाई देती है। मैं बोलती हूँ ठीक है। फिर वो बोलता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो रहता है चार वॉल दिखाई देते हैं। मैंने बोला ठीक है। मैं पूछती कौन कौन से वॉल होते हैं, तो वो बताता है एक तो एपिडर्मिस होती है, दूसरा एंडोथीशियम होता है, तीसरा मिडल लेयर होता है, चौथा टैपेटम की लेयर होता है। मैं बोली खुश हो गई, भाई तुम्हें तो सब आता है। फिर उसने बताया कि एपिडर्मिस होती है बाहर की लेयर, फिर उसके अंदर एंडोथेशियम, फिर उसके अंदर मिडल लेयर, फिर होता है टैपेटम। मैंने पूछा अच्छा ये बताओ चारों में से कौन फंक्शनल होता है? इट्स मीन कि जो फंक्शन करता है प्रोटेक्शन का, और कौन ऐसा होता है जो न्यूट्रिशन देता है, मतलब डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। तो वो बताता है
कौन वो? चलो उसका नाम मैं रख देती हूँ राम, ठीक है। राम हमारे स्टूडेंट है, वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उसका आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो राम मुझसे पूछते हैं कि नहीं, मैं पूछती हूँ राम से कि तीनों स्ट्रक्चर में से कौन से प्रोटेक्टिव लेयर हैं, कौन से नरिशमेंट लेयर हैं। तो राम बताते हैं एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडल लेयर। जो स्टार्टिंग के 3 लेयर्स होते हैं वो तो प्रोटेक्टिंग लेयर होते हैं, बाकी जो लास्ट वाला टापेटम का लेयर होता है ना, जो सबसे अंदर प्रेजेंट होता है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। मैं हो गई खुश। मैंने फिर से एक सवाल पूछा, चलो ये बताओ चारों में से ऐसी कौन सी सेल होती है जिनके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो राम बड़ा होशियार था, उसने सोचा एंड उसने बता दिया टैपेटम के पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि नरिशमेंट देना इसको ही है। एंड न्यूक्लियस का भी उसने कैसे तैसे बता दिया कि हाँ, टैपेटम के पास ही एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। मैंने पूछा न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होते क्यों हैं, उसका रीज़न बताओ। तो टैपेटम मैं वो नहीं बता पाया, तो मैं आपसे बताती हूँ कि टैपेटम बेसिकली इसी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज वो कैरियोकाइनेसिस करता है विदाउट साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कि चलो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो मैं उसको समझाती हूँ कि जब एंथर यंग हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारे कम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स होते हैं, वो जो सेल्स मिल करके, तुमको पता है बहुत सारे सेल मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो बहुत सारे स्पोरोजेनस सेल्स जो रहते हैं मिल करके स्पोरोजेनस टिश्यू बनाते हैं, जो सेंटर पे लाया करता है माइक्रोस्पोरेंजियम के। अब प्रोसेस आ जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जहाँ पे भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, एमएमसी से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनते हैं। ये टेट्राड्स हैप्लॉइड होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल डैप्लॉइड होते हैं। ये महा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी तुमसे पूछे कुछ भी इससे क्वेश्चन पूछे, अगर ये याद है, अच्छा मैं थोड़ा डार्क बनाती हूँ, अगर ये याद है तो तुम्हें फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो तुमने ये देख लिया। अब देखो यही बोल रहा है कि जब एंथर डेवलप्ड हो जाता है तो उसके अंदर के जो सेल्स होते हैं, जिसको मैं स्पोरोजेनस टिश्यू कह रही हूँ या सेल कह रही हूँ, वो मियोसिस डिवीज़न करता है और आगे चल के 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनाता है। इन टेट्राड्स की प्लॉइडी लेवल डाइप्लॉइड नहीं हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। फिर तुम, जैसा कि मैं यहीं पे बना के दिखा रही हूँ, माइक्रोस्पोर, देखो मैंने लिखा भी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जब बड़े हो जाते हैं तो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनाते हैं। टेट्राड बनाने के बाद यही पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तुम वॉल देख पा रहे हो, ये तुम डायग्राम देख लेना, ठीक है। ये जैसे कि वॉल दिख रहा है तुमको, ठीक है, ये वॉल तुमको दिख रहा होगा। बाहर की लेयर एपिडर्मिस, अंदर की लेयर एंडोथेशियम, इसके अंदर की लेयर मिडल लेयर, फिर ये वाली जो लेयर होती है ये होती है टैपेटम, जो न्यूट्रिशन लेयर होती है, ठीक है। जैसे जैसे देखो, एज हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बना सकता है। मतलब कि ये सब देख पा रहे हो तुम, मान लो कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, बहुत सारे स्पोरोजेनस टिश्यूज या सेल्स होते हैं। अब एक टिश्यू या सेल के पास एबिलिटी होती है कि ये 4 कैसे बना सकता है, सॉरी 4 तरीके नहीं, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बना सकता है। तो इस तरीके से ये बना सकता है, मतलब हर एक सेल के पास एबिलिटी होती है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बना सकता है। यही माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे चल करके क्या बना देते हैं, अलग हो जाते हैं एंड ये बना लेते हैं पॉलन ग्रेन। यही लिखा हुआ है कि ऑल सेल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बना सकते हैं, हर के पास पोटेंशियल होता है कि वो पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना सकते हैं। अब ये डेफिनेशन हो जाता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जैसा कि मैंने बताया, फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल थ्रू द मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये डेफिनेशन है, मतलब कि एमएमसी से जब माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये मैंने ना जाने कितनी बार लिखवा दिया है, ठीक है, याद रखना।
फिर क्या बोल रहा है, जब माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं तो वो क्लस्टर ऑफ सेल्स में पहले रहते हैं जिनको माइक्रोस्पोर टेट्राड्स कहते हैं। जब एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट हो जाता है तो वही टेट्राड अलग हो जाते हैं, पॉलिन ग्रेन बना लेते हैं। अब हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 1000 से ज़्यादा माइक्रोपोर मदर सेल्स होते हैं जो टूटते हैं तो बहुत सारे एंथर से अंदर से पॉलिन ग्रेन निकलते हैं। अब स्पेसिफिकली मैं पॉलिन ग्रेन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जो पॉलिन ग्रेन होता है ना, सबसे पहली बात कि पॉलिन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। ये तो मैंने तुमको बहुत पहले ही बता दिया था, ये मत बोलो मैंने सच में बहुत पहले बता दिया था कि जितने भी पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, क्या बताया था, जितने भी पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उनको हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, सबका शेप अलग अलग ही होता है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर पॉलिन ग्रेन के साइज की बात करती हूँ तो जनरली ये स्फेरिकल मेजरमेंट में दिखाई देता है एंड 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर तो है। जैसे कि मैं याद की वैसे याद करना, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब अगर मैं लेयर की बात करती हूँ तो जो हमारी पॉलिन ग्रेन होती है ना, इसके बाहर की लेयर को हम स्पोरोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोडर्म कहते हैं, स्पोरोडर्म कहते हैं। स्पोरोडर्म में ही दो आते हैं, एक तो एक्साइन आता है, दूसरा हमारे पास एंटाइन आता है, तो दोनों ये प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या बोल रहा है, जो एक्साइन होती है ना, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर। एक्साइन की बात करूँ तो एक्साइन सबसे हार्डर लेयर होती है और बाहर की लेयर होती है जो कि किससे बनती है, स्पोरोपोलिनिन से मिल करके बनती है और सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है एंड मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल भी होती है। हाई टेम्परेचर, हाई अल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम में भी रख लोगे तो इसको कुछ नहीं होने वाला, ना कोई एंजाइम इसको डिग्रेडेट कर सकता है, कभी भी कुछ नहीं कर सकता। हर पॉलिन ग्रेन की जो हमारे पास एक्साइन की लेयर होती है उसके पास काफ़ी स्पेस बीच में इसमें छूटा होता है, तो उसको हम जर्म पोर कह देते। तो यहाँ जो स्पेस छूटा हुआ है इसी को हम जर्म पोर कह देंगे। मैं बताती हूँ, जैसे कि हमारे पास ये बाहर की लेयर है, यहाँ पे एक पोर खुला होता है, इसको जर्म पोर कहते हैं। ये हमारे पास अंदर की लेयर है, तो अंदर की लेयर कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रही है, ये वाली जो लेयर है कॉन्टिन्यूअस है, तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस वाली एंटाइन होती है और जो बाहर वाली है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस जो है एक्साइन। एक्साइन के पास जर्म पोर प्रेजेंट होता है जो गाइड करते हैं पॉलिन ग्रेन को हमारे ओवरी के अंदर जाने में। तो पॉलिन ग्रेन्स एग्जिट अ प्रोमिनेंट अपर्चर जिसको कि हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट भी होता है। पॉलिन ग्रेन काफ़ी प्रिजर्व्स करके रख सकते हैं एज अ फॉसिल्स क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है। एक्साइन के पास फैसिनेटिंग एरे होता है, डिज़ाइन भी होता है। इनर वॉल की बात करें तो इनर वॉल को एंटाइन कहते हैं, काफ़ी पतली वॉल होती है एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर में होती है, इसके पास कोई जर्म पोर नहीं होता। ये सेलुलोस और पैक्टिन से मिल करके बनती है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है पॉलिन ग्रेन का सराउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जब पॉलिन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, इनके पास दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं, बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता है जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होता है काफ़ी बड़ा होता है, इसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व्स भी होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है लार्ज होता है लेकिन इर्रेगुलर शेप का होता है। लेकिन वही जनरेटिव सेल की बात करती हूँ तो जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनके पास साइटोप्लाज्म, उसी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल घूमता रहता है, काफ़ी छोटा भी होता है। फिर यहाँ पे बात करूँ मैं तो बोला है 60% जो एंजियोस्पर्म्स का होता है उनका पॉलिन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में होता है, लेकिन बचा हुआ जो 40% होता है उनका जो हमारा पॉलिन ग्रेन होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में जाता है। मतलब कि 40% में ऐसा होता है कि हमारा जो पॉलिन ग्रेन होता है ना वो 3 सेल्ड स्टेज में जाता है। इसका मतलब जो जनरेटिव सेल्स होता है वो डिवाइड करता है और 2 मेल गैमेट बनाता है, मेल गैमेट बनाता है बाय माइटोसिस। ठीक है, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, लिखवा भी दिया कि ओवर 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनका जो बेसिकली पॉलिन ग्रेन रहता है ना, वो पॉलिन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में ही जाता है। लेकिन जो बचे हुए 40% होते हैं उनका जो पॉलिन ग्रेन होता है ना वो 3 सेल्ड स्टेज में जाता है, क्योंकि आगे चल करके जो जनरेटिव सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड कर देते हैं माइटोटिकली और 2 मेल गैमेट बनाते हैं बिना पॉलिन ग्रेन के सेड हुए।
ठीक है। अब पॉलिंग ग्रेन जो रहते हैं काफ़ी सारी एलर्जी भी बनाते हैं, मतलब पॉलिंग ग्रेन फ़ायदेमंद के लिए तो नहीं होते। ठीक है, किसी चीज़ के दो फ़ायदे होते हैं, एक फ़ायदेमंद होता है तो कुछ तो नुकसान भी होता है। उसी तरीके से जो पॉलिंग ग्रेन होता है बहुत सारे सेवरल एलर्जी कराता है, ब्रोंकेटिक अफेक्शन भी कराता है, एंड कुछ पीपल्स जो रहते हैं उससे क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स भी सहते हैं, जैसे एस्मा एंड ब्रोंकिटिस। हो सकता है किसका कारण से हो, पार्थेनियम जो कि कैरेट ग्रास होती है, जिसको दूसरे देश से इंपोर्ट करके इंडिया में लाया गया था, जिसकी वजह से ये पूरे देश में अच्छा खासा फैल चुकी है। समझ पा रहे हो? इससे हमें पॉलन एलर्जी हो सकती है। उसी तरीके से कुछ और मैंने दो एग्जाम्पल रटे हैं। सबसे पहला अमेरैंथस, दूसरा क्विनोपोडियम। पहला तुमने एग्जाम्पल रट लिया पार्थेनियम, पहला एग्जाम्पल तुम्हारा पार्थेनियम था, दूसरा एग्जाम्पल एमेरेंथस, तीसरा एग्जाम्पल तुम्हारा है क्या है, कीनोपोडियम। ठीक है, ये रट लेना। देख रहे हो मैं रट लो बोल रही हूँ। पॉलिंग ग्रेन काफ़ी रिच होते हैं न्यूट्रिशन में, इसीलिए न्यूट्रिशन मीडिया की तरह भी लोग इसको यूज़ करते हैं। पॉलिंग ग्रेन को शक्ति बढ़ाने के काम में भी लाया जाता है। कुछ एथलीट्स एंड कुछ रेस हॉर्सेस भी इनका यूज़ करते हैं, इनको कंजप्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है पोलन की वायाबिलिटी की। पोलन की जो वायाबिलिटी पीरियड होती है ना, ये जल्दी लॉस्ट नहीं होती। जब तक स्टिग्मा पे लाई ना कर जाए वो लॉस नहीं होती। एक बार लॉस हो जाता है ना तो फिर उसको उसकी वायाबिलिटी पीरियड बोल देते हैं। जब कोई सेड करता है, पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा पे, और अपनी वायबिलिटी खोने से पहले जो वायबिलिटी होती है, फर्टिलाइजेशन मान लो हो गया, उसको मैं पोलन की वायबिलिटी बोलती हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कुछ सेरल्स की तो उनकी वायबिलिटी पीरियड जो होती है 30 मिनट्स की होती है। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, राइस की एंड वीट की जो वायबिलिटी पीरियड होती है वो लगभग 30 मिनट्स की होती है। ऑफ रिलीज इन सम मेंबर ऑफ रोजिया सेलुनेसी, रोजिया लेग्यूमिनेसी एंड सोलानेसी। सब मेंबर्स में जैसे रोजिया लेग्यूमिनेसी सोलानेसी जो रहते हैं उनका जो वायबिलिटी पीरियड होता है कुछ मंथ्स तक का होता है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे पोलन बैंक। पोलन बैंक समझ में आ रहा है? पोलन बैंक का मतलब होता है कि यहाँ पे हम पोलन ग्रेन को रिस्टोर करके रखते हैं फॉर फर्दर यूज़। जैसे कि हम पोलन ग्रेन है, कोई भी पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में अगर हम स्टोर करके रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस में उसको स्टोर करके रखते हैं ना, तो वो काम में आ सकता है आगे चल के क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। तो ये तुमसे पूछ सकता है। फिर मैंने ये पार्ट बनाया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाया है। देखो, स्टिग्मा जो रहता है वो पोर्शन होता है जहाँ पे लैंड करता है हमारा पोलन ग्रेन आके। स्टाइल इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है जो इन दोनों को सपोर्ट करता है। फिर तीसरा सबसे निचला भाग होता है जिसको कि मैं ओवरी कहती हूँ, बल्ज्ड पार्ट होता है। ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट तुमको दिखाई दे रहा है ओव्यूल। फिर हम आते हैं पिस्टल पे और मेगास्पोरेंजियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। जो फीमेल गैमेटोफाइट है, मेरे बातों को समझो, ठीक है? जो मैं लिखवा रही हूँ उसको नहीं, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दो, बिकॉज जितना मैं लिखवाऊंगी नहीं उतना मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी तक सब समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि कैसा लगा। ठीक है, कैसा लगा? एंड पिंक हार्ट भूलना मत, पिंक हार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में तुम देखते हो कि सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, जो गाइनोशियम होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर का। गाइनोशियम में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो रहता है वो होता है पिस्टल, जैसा कि मैंने तुमको डायग्राम बना के बताया था, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो रहता है ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे लैंड करता है हमारा पोलन ग्रेन, उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। बीच वाला जो पार्ट होता है इसको हम स्टाइल कहते हैं। एंड बीच का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, बल्ज्ड पार्ट होता है फूला हुआ, उसको हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, एंड साथ में अगर एक ही पिस्टल प्रेजेंट है किसी भी गाइनोशियम में उसको हम मोनोकार्पिलरी कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट है उसको हम मल्टी कार्पिलरी कहते हैं। मल्टी कार्पिलरी में भी 2 टाइप होते हैं। अगर सारे के सारे पिस्टल फ्यूज होते हैं तो उनको हम सिनकार्पस कहते हैं, और अलग अलग होते हैं तो उनको हम एपोकार्पस कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा है जो मल्टी कार्पिलरी के एपोकार्पस वाला एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल है माइचेलिया। एंड जो मल्टी कार्पिलरी का ही हमारा फ्यूज्ड वाला फॉर्म है उसका एग्जाम्पल है पपावर। तो अगर फ्यूज का याद करना है तो मैम एंड पीएम में से तुम याद कर सकते हो। हर एक पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं।
जस्ट अ सेकेंड, पानी पी लो, आप लोग भी पानी पी लो। ठीक है, तो हर एक पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट तुमको पता है स्टिग्मा होता है, बीच वाला पार्ट स्टाइल होता है, लास्ट वाला पार्ट ओवरी होता है। स्टिग्मा ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे पॉलीग्रेन आकर के लैंड करता है। स्टाइल वो पार्ट होता है जो कि सिग्मा एंड स्टाइल के बीच में होता है, स्टिग्मा एंड ओवरी के बीच में होता है। बेशल पार्ट सबसे निचला भाग जो बल्ज्ड पार्ट होता है पिस्टल का, उसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी एंड लोक्यूल्स होते हैं, लोक्यूल्स के अंदर प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, ओवरियन कैविटी। ठीक है, इट्स मीन कि ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी है, ओवरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा, और इसी प्लेसेंटा के अंदर हमारा ओवरी मिलेगा। क्या मिलेगा, ओव्यूल मिलेगा, सॉरी ओव्यूल मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ओव्यूल की, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर अनाड्रोपस ओव्यूल का कुछ इस तरीके का होता है। बीच में हमारा एंडोस्पर्म होता है, सॉरी बीच में हमारा एम्ब्रायो सैक होता है, उसके आगे न्यूक्लियस का कवरिंग होता है, उसके बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किसकी, हमारी इंटीग्यूमेंट्स की, इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट। ये हाइलम होता है जो फ्यूनिकल एंड ओवरी को कनेक्ट करता है, ये फ्यूनिकल होता है जो कि बाहर प्लेसेंटा और हमारे इस ओवरी को कनेक्ट करता है। ठीक है, इतना ही पढ़ना है, इस पूरे पैराग्राफ में इतना ही होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लेसेंटा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेगास्पोरेंजिया, एंड कॉमनली मेगास्पर्म को ही ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल का नंबर जितना होता है उतना ही कैसा होता है, बेसिकली सीड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ तुम लिख सकते हो ओव्यूल, सॉरी ओव्यूल का नंबर इज इक्वल टू सीड का नंबर। अब तुम इससे ये भी जान सकते हो कि यही ओव्यूल ही आगे चल के सीड बनता है, तभी तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, किसी में ओवरी के अंदर ओव्यूल सिर्फ एक है, जैसे वीट, पैडी, मैंगो, इसमें सिर्फ एक सीड्स होते हैं। मेनी होते हैं जैसे पपावर, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में। ऐसे देखते भी होगे फ्रूट्स वगैरह को तो पहचान जाते होगे। फिर हम मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं, यानी हम ओव्यूल्स की बात करते हैं, तो टिपिकली एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहा जाता है। ओव्यूल के अंदर स्मॉल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा को जोड़े रखता है, उसको क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। ओव्यूल की बॉडी फ्यूज रहती है फ्यूनिकल के साथ विद द हेल्प ऑफ हाइलम। हाइलम एक जंक्शन भी बना लेता है ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का। हर एक ओव्यूल के पास 2 प्रोटेक्टिंग एनवेलप्स होते हैं, इनको इंटीग्यूमेंट कहते हैं। इंटीग्यूमेंट इंसर्कल होता है न्यूक्लियस के, लेकिन टिप पे नहीं होता, जो टिप खुली होती है उसको ही माइक्रोपाइल एंड कह देते हैं। माइक्रोपाइल एंड के अपोजिट पे चलाजा एंड होता है जो बेसल बट ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही ओवरी अगर बंद है, जैसे एम्ब्रायो सैक है, एम्ब्रायो सैक को ढकने वाला न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस का काम क्या होता है, क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा फूड का रिजर्वोयर होता है ना, कि एंडोस्पर्म जब बनता है तो इसी न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म को खाना मिलता है। इसके अंदर एम्ब्रायो सैक होता है, एम्ब्रायो सैक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो यहाँ से एक डाउट हमारा क्लियर होता है कि अगर मैं यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट की अगर मैं बात करती हूँ, तो मेल गैमेटोफाइट को तुम बोलते हो कि ये होना चाहिए हमारा पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हो, क्या होता है ये, पॉलन ग्रेन। वहीं तुम अगर फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हो, फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हो, तो वो होता है हमारा ओव्यूल, ओवरी ये सब नहीं, एम्ब्रायो सैक। ठीक है, तो इसको तुम अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगर मैं मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करती हूँ, तो मेगास्पोरोजेनेसिस भी का प्रोसेस भी वही होता है। जब हम मेगास्पोर मदर सेल्स से मेगास्पोर मदर सेल्स से जब हम क्या करते हैं, मेगास्पोर्स बनाते हैं। बेसिकली ये जो मेगास्पोर होता है सिंगल होता है, टेट्राड्स में नहीं होते, सिंगल होते हैं। तो ये 2n ही होता है, इससे निकलता है हैप्लॉइड। ठीक है, तो इसको तुम लर्न कर लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा फीमेल का पार्ट का मेगास्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, वही प्रोसेस दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट करता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से माइक्रोपाइल एंड से।
होता क्या है, जब थोड़ा मेच्योर हो जाता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की एक सेल कहती है ना कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे पास बहुत सारा अबंडेंट में बहुत सारा साइटोप्लाज्म है एंड बहुत सारा न्यूक्लियस भी है, ठीक है। इसकी वजह से मैं बन जाती हूँ सबकी मम्मी, समझ पा रहे हो तुम। जैसे कि एज एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक फैमिली है, फैमिली में 5 लोग हैं, सॉरी 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 सॉरी, मैं बताती हूँ ऐसे। मान लो ये फैमिली है, फैमिली में 5 लोग हैं, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, कैसे लोगों को बनाऊं कैसे, मैं क्या सोच रही हूँ ऐसे बना देती हूँ, पहले तो पेन चल जाए तब बना लूँगी पक्का, पेन ढंग से नहीं चल रहा ना। मतलब हमारी फैमिली है, फैमिली में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो हमारे फैमिली में 9 मेंबर्स हैं। हमारी मम्मी जो है 6 नंबर पे थी और उनकी डेथ हो गई, तो इनमें से जो सबसे बड़ी वाली बहन होगी, ठीक है, तो वो अब मम्मी बन जाएगी। मतलब मान लो 9 सबसे बड़ी थी, तो ये अब हमारी मम्मी बन चुकी है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे न्यूक्लियस के बहुत सारे सेल्स थे, लेकिन एक आगे आगे आती है और वो बोलते हैं कि मैं तुम लोगों की मम्मी बन जाती हूँ, यानी कि मम्मी सेल बन जाती हूँ, मेगास्पोर मदर सेल बन जाती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल अच्छा था, बस थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन करता है ना, आगे चल करके मेगास्पोर बनाता है। बेसिकली ये 4 मेगास्पोर ही बनाते हैं, जैसे कि एक सेल डिवाइड होती है तो 4 तरीके के मेगास्पोर्स बनते हैं यहाँ पे, लेकिन 4 में से जो 3 होते हैं वो आगे चल के डी जनरेट हो जाते हैं, बचता है सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है ना, किस साइड का होता है, तुमसे ये पूछेगा तो तुम बताओगे चलाजल साइड का मेगास्पोर फंक्शनल वाला होता है। लेकिन आता किधर से है, तो ये सेल बनने के लिए आता है माइक्रोपाइल से, लेकिन बचता किधर का है, तो हमारा बचता है इधर माइक्रोपाइल वाला, ठीक है। अब फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एम्ब्रायोसैक की, तो यहीं पे लिखा भी हुआ होगा, फ्लावरिंग प्लांट में एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी 3 डी जनरेट हो जाते हैं। अदर फंक्शनल डेवलप्ड होता है आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रायोसैक में। ये एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन अगर सिंगल मेगास्पोर हो रहा है तो इसी प्रोसेस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस की प्लॉइडी लेवल डेप्लॉइड होती है, माइक्रोपाइल मदर सेल की प्लॉइडी लेवल डेप्लॉइड होती है, लेकिन फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड होती है, एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो आगे बनता है उसकी भी प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड होती है। डन है, डन है। बनता कैसे है, देखो हमारे पास क्या हुई, एक सेल आई न्यूक्लियस से, वो बोली कि मैं बनाना चाहती हूँ मम्मी सेल, तो ये मम्मी सेल बन जाती है, मदर माइक्रोपाइल मदर सेल। यही मम्मी सेल आगे चल करके 4 मेगास्पोर बनाती हैं, यहाँ मैं लिख रही हूँ मेगास्पोर्स बनाती हैं। इन 4 में से 3 जो रहती हैं ये ख़त्म हो जाती है, एक जो रहती हैं वो बचती हैं। ये आगे चल के ही क्या करती हैं, सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को बढ़ाती है, तो 2 न्यूक्लियस बनता है, 2 के बाद यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बनते हैं, 4 के बाद यहाँ पे 8 न्यूक्लियस बनते हैं। यही 8 न्यूक्लियस अपने अपने प्लेस ले लेते हैं, समझ पा रहे हो। मतलब यहाँ पे सिर्फ कैरियोगाइमी होती है, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, लेकिन सिनगैमी यानी कि साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस होता है फंक्शनल मेगास्पोर क्या करता है, डिवाइड करता है माइटोटिकली, 2 न्यूक्लियाई बनाता है, और दोनों ही न्यूक्लियाई अपने अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसैक। अब वापस से 2 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन चलते हैं, जिसमें कि 4 न्यूक्लियस बनता है, फिर 8 न्यूक्लियस बनते हैं। उसके बाद लास्ट में जब न्यूक्लियस बन जाता है तब जा करके 4 में से 6 जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल आ जाता है, यानी कि साइटोगैमी हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, 3 तो सबसे नीचे चले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। 3 जो रहते हैं ऊपर चले जाते हैं, उन तीनों को मिलाकर के हम एग अपल्टस कहते हैं। लेकिन उनमें से जो एक होता है उनको हम अलग से एग सेल कहते हैं, जो बीच में प्रेजेंट होता है, एंड 2 जो रहते हैं उनको सिनर्जिड सेल कहते हैं, जो किनारे किनारे होता है। इन्हीं सिनर्जिड सेल के पास एक स्पेशल सेल प्रेजेंट, थिकनिंग प्रेजेंट होती है, जिनको हम फिलीफॉर्म अपल्टस कहते हैं, जिनका काम क्या होता है, वो गाइड करते हैं हमारे पॉलन ग्रेन को, ताकि वो कहाँ जा पाए, हमारे ओव्यूल के अंदर उनको एंट्री मिल पाए, ठीक है। बीच में 2 न्यूक्लियाई जो रहते हैं उन पे कोई सेल वॉल नहीं आते, इसीलिए हम उनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। सेंट्रल सेल पे ही उनके पास कोई सेल नहीं आते, इसीलिए हम उनको पोलर न्यूक्लियाई करके कह के बुलाते हैं। जैसे कि तुम डायग्राम देख पा रहे हो,
ये माइक्रोपाइल के एंड का तरफ का है, सॉरी ये थोड़ा डार्क बनाती हूँ। ये माइक्रोपाइल एंड के तरफ का है, दूसरा चलाजेल एंड के तरफ का है। तो माइक्रोपाइल एंड के तरफ तुम देख पा रहे हो 3 सेल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों में क्या बोला गया है, एक चीज कॉमन है कि सबके पास न्यूक्लियस है, लेकिन सबको मिलाकर के हम एग अपर्टस कहते हैं, जिसमें कि बीच वाला जो सेल दिखाई दे रहा है वो एग सेल होता है, एंड किनारे किनारे के जो सेल दिखाई दे रहे हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे कौन से सेल, सिनर्जिड सेल। बीच में तुमको पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है जो कि कैसा है, हैप्लॉइड ही है। दोनों को मिला के क्या बन जाता है, NN+2N। नीचे साइड पे तुम्हें दिखाई दे रहा है एंटीपोडल सेल, जो कैसे होते हैं, NNN, मतलब हैप्लॉइड ही होते हैं सारे के सारे सेल, लेकिन तीनों को मिला दे तो 3N बन जाते हैं। इसीलिए टोटली मैं बात करूँ हमारा एंडोस्पर्म तो कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, या 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएटेड। कैसे होता है तुम देख पा रहे हो, अगर न्यूक्लियस को काउंट करोगे तो कितना होगा, एक, ब्लैक से करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमारे पास 8 न्यूक्लियस है। 8 न्यूक्लियस के पास सेल की बात करूँ तो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, एंड ये पूरा हमारा 7 सेल, मतलब 7 सेल्ड होते हैं 8 न्यूक्लिएटेड। वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन का सिंपल मतलब इतना होता है कि हमारे पॉलन ग्रेन एंड एम्ब्रायो सैक दोनों ही गैमेट्स जैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, वो खुद से तो मूव नहीं कर सकते। अगर वो खुद से मूव नहीं कर सकते तो हमें मूव कराना पड़ता है, मूव कराते हैं, उसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब किस तरीके से हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन हमारे फीमेल गैमेट के पास ऐसे उड़ करके आ जाएगा और यहाँ लैंड कर जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को ही हम पॉलिनेशन कह के बुलाते हैं। ये जो मैकेनिज्म होता है सब केमिकल्स के थ्रू ही होता है। ये देखो डेफिनेशन लिखी है, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन टू द स्टिग्मा और पिस्टल टर्म एज अ पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट में एमेजिंग एरा होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशन करवाने के लिए हम बहुत सारे एजेंट्स यानी एक्सटर्नल एजेंट का यूज करते हैं। उन एक्सटर्नल एजेंट पे 2 एजेंट्स आते हैं। सबसे पहला जो रहता है वो बायोटिक एजेंट आता है, दूसरा हमारे पास अबायोटिक एजेंट्स भी आते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली पॉलिनेशन की बात करूँ तो पॉलिनेशन हमारा 3 टाइप का होता है। सबसे पहला ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है, जैसा कि मैंने तुमको ये प्लांट बना के दिखाया है, इन प्लांट पे फ्लावर दिखाए हैं, फ्लावर दिखाए हैं, और इस पर मैंने बताया है कि सिंगल फ्लावर पे किस तरीके से तुमको दिखाई दिया। यहाँ मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ एंड ये ऑटोगैमी हो गया। तो मतलब इसमें बोला गया है पॉलिनेशन जब कैरी होती है, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर पे जब ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर ऑफ द पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको ही ऑटोगैमी कहा जाता है। नॉर्मल फ्लावर देखते हो कि वो कभी कभी एक्सपोज्ड हो जाते हैं, तो कभी कभी खुले में कर देते हैं, मतलब ओपन ही रहते हैं, और कभी कभी खुल जाते हैं। समझ पा रहे हो। कंप्लीटली ऑटोगैमी तो रेयर ही होती है, क्योंकि सारे के सारे जितने पॉलन ग्रेन्स होते हैं, अरे फ्लावर्स होते हैं ना, वो खुल जाते हैं, फूल जाते हैं। ऑटोगैमी इन सच अ फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनाई। अगर ऑटोगैमी करानी है तो पॉलन एंड पिस्टिल का बड़ा होना सेम टाइम पे होना चाहिए, दोनों एक टाइम पे बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तभी जाकर के हमारा सिनगैमी हो पाता है, यानी कि हमारा ऑटोगैमी हो पाता है। ठीक है। एंथर स्टिग्मा को एक पास होना चाहिए अगर उनको क्या करवाना है, ऑटोगैमी करवानी है, तभी सेल पॉलिनेशन हो पाता है। फिर ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे वियोला, ऑक्सैलिस एंड कैमेलिना। इसको याद करने के लिए वियोसी से तुम याद कर सकते हो। वियोला को हम क्या कह सकते हैं, कॉमन पेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉमन पेंसी भी कह सकते हैं, ऑक्सैलिस एंड कैमेलिना। ये कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें कि कभी कभी कैसा होता है, खोल के पॉलिनेशन हो जाता है, यानी कि फ्लावर एक्सपोज कर जाते हैं, तो कभी कभी बंद कंडीशन में ही हो जाता है, उसको हम क्लिस्टोगैमस कहते हैं। इन सच फ्लावर एंथर स्टिग्मा काफ़ी प्रास होते हैं, और साथ साथ दोनों एक ही बार में कैसे हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जब पॉलन ग्रेन कॉन्टेक्ट में आता है स्टिग्मा के ऊपर, तब पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ तुमने देखी। अब देखो गिटनोगैमी क्या होता है। गिटनोगैमी का सिंपल मतलब मैंने जो बताया है वही है, एक ही प्लांट होता है, लेकिन जो फ्लावर होता है, एक ही प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर में जब मेल एंड फीमेल दोनों प्लांट मिल जाते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है, उनको हम गिटनोगैमी कहते हैं। इसमें तुम देख पा रहे हो जो जेनेटिक मटेरियल होता है दोनों का सेम ही है,
कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर फिजिकली तुम देख पा रहे हो तो कैसा दिख रहा है, ऑटोगैमी की तरह दिख रहा है। डेफिनेशन देख लो, जब एंथर जो होता है, जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करता है एंथर ऑफ द स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब अनदर फ्लावर रहता है लेकिन प्लांट जो रहता है वो सेम होता है, इसीलिए हम मानते हैं ये दिखाई तो ऐसा देता है जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन जेनेटिकली कैसा होता है, ये हमारा बिल्कुल ऑटोगैमी की तरह ही दिखता है। तो जेनेटिकली ये कैसा होता है, ऑटोगैमी की तरह दिखता है, लेकिन दिखता कैसा है देखने में, और क्लिस्टोगैमी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की तरह दिखाई देता है। फिर थर्ड पार्ट हमारा आ जाता है जीनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब तुम जीन से समझ सकते हो, जेनेटिक मटेरियल हमारा डिफरेंस है, और अगर जेनेटिक मटेरियल डिफरेंस है तो मतलब प्लांट भी अलग अलग होगा। तो तुम देख पा रहे हो हमने यहाँ पे 2 प्लांट लिए हैं, दोनों में अलग अलग मेल इसमें है, फीमेल इसमें है, दोनों का फर्टिलाइजेशन कराया, इस पूरे होल प्रोसेस को जीनोगैमी का नाम देते हैं। लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे दोनों डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, सेम नहीं होते, इसीलिए इसको कैरी कराने के लिए हमें कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। उन एजेंट्स में कौन कौन से एजेंट्स आ जाते हैं, हमारे पास 2 एजेंट आते हैं, सबसे पहला बायोटिक एजेंट, दूसरा अबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में 2 टाइप आते हैं, अबायोटिक एजेंट में 2 टाइप आते हैं, एक तो विंड से पॉलिनेट होते हैं, दूसरा वाटर से। एंड बायोटिक एजेंट में सिर्फ इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं। विंड से जो पॉलिनेट होते हैं उसको एनिमोफिली कहते हैं, जो वाटर से होते हैं उनको हाइड्रोफिली कहते हैं, जो इंसेक्ट से होते हैं उनको एंटीमोफिली कहते हैं। जैसा कि तुम देख पा रहे हो जो एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, प्लांट 2 टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट यूज करते हैं। सबसे पहला तो अबायोटिक जैसे कि विंड एंड वाटर, एंड 1 अबायोटिक में जैसे कि एनिमल्स को यूज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म बोल रही हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है, बायोटिक एजेंट यूज किया जाता है एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। कुछ स्मॉल पोर्शन में प्लांट क्या करते हैं, अबायोटिक एजेंट यूज करते हैं, और अबायोटिक एजेंट्स में भी सबसे ज़्यादा विंड को यूज किया जाता है। ठीक है, ये था। फिर बात करूँ मैं यहाँ पे, विंड से जो पॉलिनेट होते हैं कॉमनली वो अबायोटिक पॉलिनेटर्स होते हैं। विंड पॉलिनेटर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का हल्का होना काफ़ी ज़रूरी है, नॉन स्टिकी होना ज़रूरी होता है, कहीं चिपक ना जाए ताकि वो वाटर के करंट की मदद से उड़ पाए, ये भी हल्का होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ उनका स्टेमेन, तो स्टेमेन काफ़ी एक्सपोज्ड होना चाहिए ताकि विंड करंट की मदद से जो पॉलन ग्रेन है आसानी से डिस्पर्ज हो जाए। लार्ज में अगर मैं स्टिग्मा की बात करूँ, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, तो स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए ताकि ईजिली एयर करंट की वजह से वो ट्रैप हो पाए पॉलन ग्रेन। अब अगर ईयर की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो जो ईयर्स होते हैं हमारे पॉलन ग्रेन के, ठीक है, पॉलन ग्रेन कह रही हूँ, स्टिग्मा का जो ईयर होता है वो स्टाइल एंड स्टिग्मा ही होता है, तो प्लीज़ इसको याद कर लेना, स्टिग्मा कुछ नहीं होता हमारे कॉर्न कॉब का, वो स्टिग्मा एंड स्टाइल ही होता है। तो इसका एग्जाम्पल कॉर्न कॉब है। विंटर पॉलिनेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ग्रासेस में। फिर जो पानी से होते हैं पॉलिनेट, काफ़ी रेयर होते हैं, लेकिन लगभग 30 जेनेरा जिसमें कि सबसे ज़्यादा मोनोकॉट्स होते हैं वो पॉलिनेट करते हैं। इनफैक्ट जिनका नाम जो पानी में रहते हैं वो खुद भी पॉलिनेट नहीं करते, लेकिन कुछ एग्जाम्पल में तुम देख लो, वेलिशनेरिया, हाइड्रोला एंड जॉस्टेरा, ये 3 तरीके के प्लांट्स हैं। अगर मैं बात करूँ वेलिशनेरिया की, तो ये एपी हाइड्रोफिली होती है, यानी कि पानी के सरफेस पे आकर के क्या करती है, पॉलिनेशन करवाती है। लेकिन हमारा जॉस्टेरा जो होता है ना, वो हाइड्रोहाइलोफिली होता है, जो पानी के सरफेस के अंदर क्या करता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को छोड़ता है एंड फिर वो अंदर जाके पॉलिनेटिंग करते हैं। वेलिशनेरिया का दूसरा एग्जाम्पल जो है, वेलिशनेरिया का जो दूसरा नाम उसको टैप ग्रास कहते हैं। एंड हाइड्रेला जो फेरस वाटर में क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं। वही मराइन सी ग्रासेस होते हैं, इनका नाम है जॉस्टेरा, जो क्या करते हैं, मराइन वाटर में क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं। जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉलिनेशन वाटर से नहीं करते। मेजॉरिटी में एक्वेटिक प्लांट जैसे कि वाटर हाइस्टिन एंड वाटर लिली जो रहते हैं, अब वो पानी के सरफेस पे आकर के क्या करते हैं, इंसेक्ट या फिर विंड की मदद से पॉलिनेट कर लेते हैं। वेलिशनेरिया की बात करूँ तो इनके फ्लावर सबसे सरफेस पे आते हैं, मेल फीमेल दोनों टकराते हैं, रिलीज करते हैं, सरफेस पे ही पॉलिनेशन हो जाता है। वहीं अगर मैं जॉस्टेरा की बात करती हूँ तो जॉस्टेरा क्या करता है, पॉलन ग्रेन अंदर की तरफ जाता है, इनका पॉलन ग्रेन जो रहता है रिबन लाइक होता है, लॉन्ग होता है, अंदर पैसिवली इनसाइड द वाटर जाता है। सबसे पहले स्टिग्मा कभी कभी रिच कर जाता है पॉलन ग्रेन को, तब जाकर के पॉलिनेशन होता है। मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटिंग स्पीसीज जो रहती हैं बेसिकली, उसके पास क्या होता है,
उनके ऊपर वाटर से बचने के लिए क्या होता है, म्यूसिलस की कवरिंग प्रेजेंट होती है। बोथ विंड एंड वाटर के लिए अगर वो पॉलिनेट करते हैं तो उनको ज़्यादा कलरफुल की ज़रूरत नहीं होती, ना उनको नेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसका रीज़न यही है कि ना ही उनको किसी इंसेक्ट को पॉलिनेट करना है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करना है, क्योंकि वो खुद से पॉलिनेट हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में यूज एज अ एनिमल्स एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे कि बी, बटरफ्लाई, इन सब का यूज़ पॉलिनेशन में करते हैं। तो एक बार तुम इनको पढ़ के चले जाना, ठीक है। इवन लार्जर एनिमल जैसे कि लेम्यूर हो गया, एबनॉर्मल डी ड्वेलिंग, ये सभी पॉलिनेट करते हैं हमारे फ्लावर्स को। ऑफन फ्लावर ऑफ द पॉलिनेटिंग प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ द एनिमल। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेशन, काफ़ी फ्लावर्स उनके काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, इनके पास फ्रेगरेंट स्मेल भी अच्छी खासी होती है, नेक्टर में भी काफ़ी रेस होता है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट से पॉलिनेट हो रहे हैं। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब तो चाहिए। फ्लावर काफ़ी छोटे होते हैं, तो ये बहुत सारे फ्लावर मिल करके इन्फ्लोरेसेंस तैयार कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। एनिमल जो रहते हैं अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं फ्लावर से उनके फ्रेगरेंस की मदद से या फिर उनके कलर की मदद से। अब फ्लावर जो कि पॉलिनेट होता है फ्लाइज एंड बीटल की मदद से, वो फूल अडोर छोड़ता है ताकि वो किसको अट्रैक्ट कर पाए, फ्लाइज एंड बीटल को वो क्या कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। ये देख लिया। अब बेसिकली अगर पॉलिनेशन कर रहे हैं हमारे प्लांट, अगर प्लांट का पॉलिनेशन हो रहा है, बदले में उनको तो कुछ चाहिए, तो हमारे फ्लावर्स क्या करते हैं, एज अ रिवार्ड उनको कभी कभी नेक्टर दे देते हैं, कभी कभी खुद पॉलन ग्रेन दे देते हैं, और यूजुअली फ्लोरल रिवार्ड के रूप में कभी कभी क्या करते हैं, उनको सेफ प्लेस भी दे देते हैं रहने के लिए, ठीक है। होता क्या है, कोई इंसेक्ट या एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी के सरफेस पे जब पॉलन ग्रेन कोट हो जाता है और वो जनरली स्टिकी होता है, एनिमल फ्लावर के पास आता है, तो क्या होता है, उससे पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स, कुछ स्पेसीज में क्या होता है, सेफ प्लेस भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि आप अंडे दे सकते हो, हम नहीं, वो इंसेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। टॉलेस्ट फ्लावर की बात करें तो अमॉर्फोफेलस होता है, जो कि लगभग 6 फीट हाइट होती है इसके फ्लावर की। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सिमिलर रिलेशनशिप आप यक्का प्लांट और मोथ में भी देखते हो। देखो, यक्का जो है एक प्लांट है, मोथ एक इंसेक्ट है। मोथ क्या करता है, अपने एग को ले जाके यक्का प्लांट को देता है, यक्का क्या करता है, सेफ प्लेस दे देता है रहने के लिए, और साथ में मोथ क्या करता है, इसको पॉलिनेट कर देता है। तो दोनों का जो रिलेशनशिप होता है ना, एक सेकेंड, अगर मोथ जो रहता है, मोथ क्या करता है, पॉलिनेट कर देता है, और पॉलिनेशन के बदले में जो हमारा बेसिकली क्या करता है, यक्का प्लांट इसको क्या करता है, सेफ प्लेस दे देता है कि तुम अपने अंडे दे सकते हो मेरे लॉक्यूल्स के अंदर, ओवरियन लॉक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता है। दोनों कभी भी एक दूसरे के बिना अपने लाइफ साइकिल को कंट्रोल या फिर ख़त्म नहीं कर सकते। अगर एक ख़त्म होगा तो दूसरा अपने आप ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर अगर मैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करती हूँ, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, एंड जो हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं उनको आगे बढ़ने देते हैं। मतलब कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहला डाइक्लिनी है, जिसको कि यूनिसेक्सुअलिटी का नाम देती हूँ। अगर इसमें मोनोसिस प्लांट है, यानी कि अगर मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर्स में आते हैं, उसका एग्जाम्पल है पपाया वेलिशनेरिया। अगर दोनों प्रेजेंट है तो उनका एग्जाम्पल है हमारे पास मेज एंड कैस्टर। डाइकोगामी का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं, हमारा पिस्टल होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, एंथर होता है। दोनों का जो ग्रोथ होता है अलग अलग टाइम पे होता है, ठीक है। तब जाकर के ये बच सकते हैं। सेल्फ इनकैपेबिलिटी, मतलब कि हमारे स्टिग्मा के पास एक एबिलिटी होती है जिससे कि वो क्या कर सकती है, वो पता लगा सकती है कि ये जो हमारे पास जो पॉलन ग्रेन हमारे पास आया है, क्या वो हमारे हाँ, अगर उसी के प्लांट का होता है ना तो वो रिजेक्ट कर देती है, लेकिन वो बाहर से आता है तो उसको क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर जो रहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। जब वो क्या करते हैं, बेसिकली पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा एक दूसरे के करीब आते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, एंड सेल्फ पॉलिनेशन क्या करता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन पैदा करता है। इसी को रोकने के लिए फ्लावर जो थे वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर देगा और इनकरेज करेगा हमारे क्रॉस पॉलिनेशन को। यही डिवाइस बनाया हमारे प्लांट्स ने।
इसीलिए इन्होंने बोला कि कुछ ऐसे भी स्पीसीज प्रेजेंस होती हैं जिसमें कि पॉलन एंड स्टिग्मा दोनों एक साथ में कभी पैदा नहीं होते। मतलब या तो पहले स्टिग्मा आएगा लाइफ पूरे धरती पर, या फिर पहले हमारे पास पॉलन ग्रेन आएगा। पॉलन ग्रेन रिलीज हो, या तो ये हो सकता है कि पॉलन ग्रेन पहले रिलीज हो जाए, डेवलप्ड पहले हो जाएगा, मेच्योर पहले हो जाएगा तो वो पहले रिलीज हो जाएगा, इससे भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम रोक सकते हैं। या फिर स्टिग्मा पहले हो जाए तो उससे भी रोक सकते हैं। दोनों ही डिवाइसेस ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड डिवाइसेस होता है ना, वो इनब्रीडिंग सेल्फ इनकैपेबिलिटी होता है। मतलब हमारे जो पॉलिंग स्टिग्मा होती है उसके पास कैपेबिलिटी होता है कि हमारा पॉलिन ग्रेन एंटर करता है। अगर सेम फ्लावर पे, हाँ, सेम प्लांट से कोई भी फ्लावर है और उसके ऊपर दोनों ही प्लांट मौजूद हैं, तो वो अपने वाले फ्लावर से कभी भी पॉलिनेट नहीं कराएगा, वो दूसरा वाला जो रहता है उससे पॉलिनेट कराएगा। एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास एक प्लांट है, इस प्लांट पे हमारे पास एक तो फ्लावर तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये 3 फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। एंड दूसरा हमारे पास ये प्लांट है, इस पे भी हमारे पास 2 फ्लावर्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि इसका सॉरी दूसरा पेन लेती हूँ, हाँ, अगर इसका फ्लावर एंड इस पे मेल पार्ट है, इसमें फीमेल पार्ट है, दोनों के बीच में करवा देंगे पॉलिनेशन, तो इन दोनों का जब पॉलिनेशन होता है तो ये ऑटोगेमी नहीं, ऑटोगेमी हो जाती है। इसको प्रिवेंट के लिए ये लोग क्या करते हैं, या तो पहले स्टिग्मा हो जाए पहले, या तो ओवरी हो जाए। अगर, और सेल्फ इनकैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर ये पॉलन ग्रेन अपने ही बिरादरी का होता है तो स्टिग्मा कहती है कि मैं तुमसे पॉलिनेशन नहीं कराऊंगी। लेकिन इसका अगर मेल गैमेट आ करके, ना कि इसका यहाँ से यहाँ जा कर के बोलता है पॉलिनेट करने को, तब जा कर के हमारी स्टिग्मा जो रहती है वो राजी हो जाती है कि बिल्कुल अब मैं तुमसे पॉलिनेट करा सकती हूँ। इसी को सेल्फ इनकैपेबिलिटी कहते हैं। एंदर डिवाइस तुम देख पा रहे हो जो प्रिवेंट करती है सेल्फ पॉलिनेशन को, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, या तो मेल प्रेजेंट है या तो फीमेल प्रेजेंट है सेम प्लांट में, जैसे कैस्टर एंड मेज, उनको मोनोसियस कहते हैं। इफ़ प्रेजेंट ऑटोगैमी, ये बेसिकली अगर मैं मोनोसियस फ्लावर्स की बात करती हूँ तो वो ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर देते हैं लेकिन गिटनोगैमी को नहीं कर पाते। एंड कुछ ऐसे होते हैं डायोसिस प्लांट जो ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट कर पाते हैं, गिटनोगैमी को भी। अगर मैं बात करूँ पॉलन पेस्टिल इंट्रैक्शन की, तो ये क्या होता है वो देखते हैं। पॉलिनेशन की गारंटी नहीं होती कि हाँ राइट टाइप का पॉलिन ही जा पाएगा हमारे स्टिग्मा के पास, तो हम बहुत सारा पॉलिन ग्रेन बना देते हैं ताकि कुछ तो जाए, कोई तो जा पाए। अगर राइट टाइप का जाता है तभी जाके स्टिग्मा अलाउड करती है कि तुम पॉलिन ग्रेन अंदर, यहाँ मान लो बहुत सारे पॉलिन ग्रेन आ गए, लेकिन राइट टाइप को ही हमारी स्टिग्मा जो रहती है, ये वाली स्टिग्मा जो रहती है एंड स्टाइल जो रहती है, वो अलाउड करती है कि तुम अंदर जा सकती हो, अगर ये राइट टाइप का एंटर किया है तब। अब राइट टाइप तुमको पता है कैसा है, अगर इसके बिरादरी का है तब तो नहीं मानेगी, लेकिन दूसरे बिरादरी से आए तब उसके लिए राइट होता है, तब जाकर के ये क्या करती है, अंदर जाने देती है हमारे पॉलन ट्यूब को मेंटेन करके पॉलन ग्रेन को, ठीक है। तो अगर राइट टाइप का एंटर हो जाता है ना तो ये एक्सेप्ट कर लेती है, वरना ये रिजेक्ट कर देती है। और अगर एक्सेप्ट कर लेती है एक बार तो प्रमोशन कर देती है कि आगे चल के तुम फर्टिलाइजेशन कर सकते हो। अगर रॉन्ग टाइप का हो जाता है तो पिस्टल रिजेक्ट कर देती है कि पॉलन जर्मिनेशन नहीं करने देती है, और अच्छा पॉलन ग्रेन वहीं स्टिग्मा के ऊपर ही अपना दम तोड़ देता है। यानी कि पिस्टल के पास एबिलिटी होती है कि पॉलन को रिकॉग्नाइज कर सकती है ये कि बेसिकली कौन सा राइट टाइप है कौन सा रॉन्ग टाइप है। तो एबिलिटी होती है पिस्टल की कि वो रिजेक्ट या फिर क्या कर सकता है, कॉन्टिन्यूअस कर सकता है पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को। जितने भी डायलॉग दिख रहे हैं सब कुछ केमिकल के थ्रू होते हैं, ठीक है। फिर बात करूँ मैं अगर यहाँ पे, तो कैम्पिटेबल पॉलिनेशन होता है तो पॉलन जर्मिनेट करने लगता है, और वो तो तुमको पता ही है अंदर मूव हो जाता है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो। अगर ये वाला है तो ये वाला राइट टाइप है, तभी जाकर के अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, तो ये तो हमारा राइट टाइप वाला है, तभी जाके पॉलिनेशन बनाया है अपना। देख रहे हो तुम कैसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया है, 2 मेल गैमेट को अंदर जाने के लिए आउट कर दिया है, सब एम टाइप से, समझ पा रहे हो। एम टाइप मतलब माइक्रोपाइलर एंड से ही अंदर जाते हैं, कभी भी कोई भी पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगा, माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगा, ठीक है। तो आगे क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, तो पॉलन ट्यूब क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं, स्टिग्मा के काफ़ी सारे टिश्यू से मदद लेकर के ओवरी तक पहुंच जाते हैं। ओवरी तक पहुंचने के बाद अगर पॉलन ग्रेन के पास 2 सेल्ड स्टेज कंडीशन है तो वो खुद को बदलता है एंड 3 सेल्ड स्टेज कर लेता है, पॉलन ट्यूब जब फॉर्म हो रहते हैं तभी। लेकिन अगर वो 3 सेल्ड स्टेज होता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो वही 60 टाइप जो रहते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज, तो मैक्सिमम 2 सेल्ड स्टेज में होते
चुके हैं। तो सबको क्या करना पड़ता है, जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना होता है उस टाइम पे जेनेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गैमेट बनाती है, तब जाके वो एंट्री मिलती है। देखो मैं थोड़ा स्पीड तेज बढ़ा रही हूँ बिकॉज एग्जाम आने वाला है, तुम समझ पा रहे होगे कि कितना इंपॉर्टेंट है फटाफट से चैप्टर को कंप्लीट कराना। अब पॉलन ट्यूब क्या करता है, 2 मेल गैमेट को कैरी करते हुए पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देता है एंड वो जाता है सबसे पहले ओवरी के पास, ओवरी से एंटर करता है ओव्यूल के पास। कहाँ से एंटर करता है, मैंने बताया था हमेशा हमेशा माइक्रोपाइल एंड से ही फॉलो करता है एंड फॉलो करने के बाद वो पहुंच जाता है सिनर्जी सेल के पास। सिनर्जी सेल के पास फिलीफॉर्म अपरटस होते हैं, वो उनको गाइड करते हैं कि चले जाओ तुम अंदर। कहाँ पे, एक मेल गैमेट को भेज देता है हमारे एग सेल के पास एंड दूसरे मेल गैमेट को भेज देता है हमारे पोलर न्यूक्लियाई के पास। इन दोनों के साथ फ्यूजन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं, समझे, समझ पाए। सिनर्जी सेल क्या करते हैं, गाइड करते हैं। सिनर्जी सेल गाइड करते हैं पॉलन ग्रेन को ताकि वो पॉलन ट्यूब की मदद से मेल गैमेट को एंटर करा पाए। जितने भी इवेंट्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, पॉलन डिपोजिशन लेके स्टिग्मा का बड़ा होना एंड पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, सब पॉलन पिस्टिल इंटेक्सेट के अंतर्गत आते हैं, सबके सब डायनेमिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फिर अब दूसरी चीज़ मैं बात करूँ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अगर हम अपने मन पसंदीदा चीज़ को बनाना चाहते हैं, मतलब जो भी प्लांट्स या क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में उसका यूज़ करना चाहते हैं, तो हम अपने मन से क्या डालना चाहेंगे, पॉलन ग्रेन को छिड़कना चाहेंगे, तभी तो हम स्टिग्मा का फॉर्मेशन। बेसिकली देखो हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टिल है, पिस्टिल के ऊपर यानी कि स्टिग्मा के ऊपर कौन सा पॉलन ग्रेन डाला जाएगा तभी तो वो प्लांट पे डिपेंड करता है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसमें कि हम अपने डिज़ायर पॉलन ग्रेन को डालते हैं और पॉलिनेशन कराते हैं ताकि, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास अगर बाई चांस हम कर रहे हैं ये प्रोसेस और कंटामिनेशन हो जाए, मतलब अनवांटेड पॉलन ग्रेन आ जाए, तो हमारा सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। इसी को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है जिसमें कि 2 टेक्निक हमने तैयार की है। पहला इमैस्कुलेशन, दूसरा हमारे पास बैगिंग। जो इमैस्कुलेशन वाली टेक्निक होती है, इमैस्कुलेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें जो हमारे पास अगर हमारा फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक पार्ट में प्रेजेंट है, एक प्लांट में प्रेजेंट है, उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। उनमें से क्या होता है, मेल पार्ट को हम हटा देते हैं। मेल पार्ट को जब हम हटा देते हैं यानी कि एंथर को रिमूव कर देते हैं, एंथर को जब हम रिमूव कर देते हैं तो इस होल प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। जैसे ही इमैस्कुलेशन कंप्लीट होता है, अब हमारे पास क्या बचा, केवल और केवल फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा बचा, ठीक है। अगर फीमेल प्लांट बचा तो उस स्टिग्मा को क्या करते हैं, हम बटर पेपर की मदद से क्या करते हैं, बैग में भर देते हैं एंड जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम अपना वांटेड पॉलन ग्रेन छिड़क देते हैं एंड वापस से उसको बैग कर देते हैं। अगर फीमेल फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल है यानी कि या तो इसके पास मेल पार्ट प्रेजेंट है, अकलौता मेल पार्ट प्रेजेंट है, या फिर इसके पास फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, दोनों में से जब एक पार्ट कोई प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, हमें इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। वहीं लिखा हुआ है कि हमें क्या करना पड़ता है, इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। फीमेल फ्रूट को वापस से बैग में बंद कर देते हैं, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टाइल, पॉलिनेशन कैरिड हो जाता है यूजिंग अ डिजायर पॉलन ग्रेन। यही होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। फिर बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन में हमारे पास 2 प्रोसेस है। सबसे पहला, जब जो मेल गैमेट हमारा एंटर किया था सिनर्जिड सेल के पास, यही मेल गैमेट में सबसे एक मेल गैमेट कहाँ चला जाता है, हमारे एग सेल के पास चला जाता है। कौन गाइड करता है, फिलीफॉर्म अपरटस। गाइड करने के बाद कहाँ जाते हैं, हमारे एग सेल के न्यूक्लियाई से फ्यूज करते हैं, क्या बनाते हैं हमारे पास, जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। इस होल प्रोसेस को हम सिनिगैमी कहते हैं। सेकेंड टर्म में जो दूसरा मेल गैमेट था वो जाकर के पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कैसे होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं। इस होल प्रोसेस को ट्रिप्लॉइड या ट्रिपल फ्यूजन कह के हम बुलाते हैं। एंड सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला करके इस होल प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। वही लिखा हुआ है, आओ पढ़ते हैं। जैसे ही सिनर्जिड्स के बाद एंटर करता है पॉलन ट्यूब, क्या करते हैं, अपने दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर देते हैं सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में।
एक मेल गैमेट क्या करता है, मूव कर जाता है एग सेल के पास और फ्यूज करके उनके न्यूक्लियस के साथ क्या बना लेता है हमारे पास, जाइगोट, जो कैसा होता है, डैप्लॉइड सेल होता है। क्या इस होल प्रोसेस को कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। अदर जो रहता है गैमेट वो मूव करता है पोलर न्यूक्लियाई के साइड पे और वो क्या बना लेता है, बेसिकली प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रल सेल के पास हमारे प्रेजेंट होता है। इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन का नाम देते हैं। इन दोनों प्रोसेस को मिला करके हम क्या कह सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। यूनिक फीचर होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का। अब सेंट्रल सेल क्या होती है, जब ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स में, डेवलप्ड होती है, फिर इसी से एंडोस्पर्म्स बनता है और जाइगोट डेवलप्ड होता है एम्ब्रायो में। तो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारा एंडोस्पर्म क्या डेवलप, बेसिकली प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या डेवलप्ड होते हैं, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलप्ड हो जाते हैं हमारे एंडोस्पर्म और जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रायो में। अगर एम्ब्रायो की बात करूं मैं यहाँ पे, तो एम्ब्रायो से पहले ये चीज़ समझ लो कि हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स आते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, दूसरा एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, तीसरा सीड का फॉर्मेशन होता है, चौथा फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, तो यही चीज़ लिखा हुआ है, सबसे पहला एंडोस्पर्म बनता है, दूसरा एम्ब्रायो बनता है, तीसरा मैचुरेशन हो जाता है ओव्यूल का, सीड में कन्वर्ट हो जाता है एंड ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। इस होल प्रोसेस को कलेक्टिवली हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। फिर बात करते हैं हमारे एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो रहता है एंडोस्पर्म ही बनता है, तुम देखो एक तो एम्ब्रायो होता है, दूसरा एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म बनता है क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा खाना होता है, खाना होने की वजह से सबसे पहले एंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद जाकर के एम्ब्रायो बनता है। एंडोस्पर्म के पास जो खाना होता है वो बढ़ने के लिए देता है कि एम्ब्रायो तू बढ़ जा। इसी वजह से सबसे पहले जो सेल्स होते हैं एंडोस्पर्म टिश्यूज, वो कन्वर्ट होते हैं हमारे पास, वो बनाते हैं क्या, न्यूट्रिशन बनाते हैं, वही डेवलप्ड होता है किसमें, एम्ब्रायो में। मोस्ट ऑफ द कॉमन दो हमारे पास एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होते हैं। सबसे पहला फ्री न्यूक्लियर होता है, दूसरा हमारे पास सेलुलर न्यूक्लियर। दोनों किस में प्रेजेंट होता है, तो दोनों हमारे कोकोनट में प्रेजेंट होते हैं। कोकोनट का जो पानी वाला पार्ट तुम देखते हो वो सेलुलर वाला होता है, जो कर्नल वाला पार्ट होता है वो फ्री न्यूक्लियर वाला पार्ट होता है। इस पूरे डायग्राम में, इस पूरे में वही लिखा हुआ है। एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम भी हो सकता है। मैंने तुमको बताया जब एम्ब्रायो बन रहा होता है उस टाइम से पहले ही हमारा एंडोस्पर्म बन जाता है। तो यही एंडोस्पर्म क्या करता है, आगे बोलता है कि तू बन जा, मैं तेरे खाना रखा हूँ, तू जब जब मन करेगा तुझे तो मेरे पास आके खा लेना। अगर एंडोस्पर्म ने अगर एम्ब्रायो ने पूरा एंडोस्पर्म खा लिया, मतलब सब कुछ खत्म कर डाला, तो उसको नॉन एल्बुमिनियस या फिर हम क्या कह सकते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट कह सकते हैं। लेकिन अगर पूरा एंडोस्पर्म नहीं खत्म हुआ एंड एम्ब्रायो के बनने तक कुछ एंडोस्पर्म बन गया, बच गया, तो बचे हुए उस होल पार्ट को हम कह सकते हैं एल्बुमिनियस एंडोस्पर्म या फिर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। इस एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट का एग्जांपल है राइस, वीट, मेज, बार्ली, ये सारी चीज़ें आती हैं एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट में। और दूसरा साइड पे क्या होता है, नॉन एल्बुमिनियस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, जिसमें कि एग्जांपल है पी, बीन, ग्राउंडनट। ठीक है, फिर ऐसे भी होता है जिसमें कि कभी कभी न्यूक्लियस परसिस्ट हो जाता है, उस न्यूक्लियस परसिस्ट होने वाले को पेरिस्पर्मिक डेवलपमेंट कहते हैं। एंड उसका एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल तुम पे छोड़ रही हूँ, देखो मैंने इतना बताया, तुमको इतना बताना है बस। ठीक है, ये एग्जाम्पल तुम पे छोड़ रही हो, तुम्हें बताना पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ एम्ब्रायो की। तो एम्ब्रायो फॉर्मेशन में दो टाइप का होता है, कुछ तो डाइकॉट में होता है, डाइकॉट में अलग होता है, मोनोकॉट में अलग होता है, लेकिन काफ़ी सारे स्टेप्स दोनों में सेम ही होते हैं। जैसे कि एम्ब्रायो डेवलप्ड होता है, हमेशा से आता है माइक्रोपाइलर एंड से, ठीक है, ऑफ द एंडोस्पर्म। जाइगोट जहाँ पे सिचुएटेड होता है, मोस्टली जाइगोट डिवाइड होता है आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्मिक फॉर्म। जब एंडोस्पर्म बन जाता है तभी जाइगोट बनना शुरू होता है। ठीक है, यही मैंने तुमको बताया था। इसी पूरे होल प्रोसेस को हम एम्ब्रायोजेनी कहते हैं, जब एंडोस्पर्म एम्ब्रायो बनता है। ठीक है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट में काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, जैसे कि कुछ स्टेजेस सिमिलर होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे जाइगोट का, तो जाइगोट सबसे पहले प्रो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लोब्यूलर में, फिर हार्ट शेप में, फिर मैच्योर एम्ब्रायो। अगर मैं टिपिकली डाइकोटिलेडोन एम्ब्रायो की बात करती हूँ तो इसके पास दो पार्ट होते हैं हमारे पास। देखो, एक तो एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है, दूसरा हमारे पास दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं। इस कॉटिलेडोन के ऊपर वाले पोर्शन पे एपिकॉटिल होता है, नीचे वाले पोर्शन
पोर्शन पे हाइपोकॉटिल होता है, इसको कवर करने वाला प्लूम्यूल होता है, इसको कवर करने वाला रेडिकल होता है। रेडिकल के नीचे हमारे पास रूट टिप भी कैप होती है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। हमारे पास एम्ब्रायोनल एक्सिस होती हैं, 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं। एम्ब्रायोनल एक्सिस के ऊपर वाले जो लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन है उनको हम एपिकॉटिल कहते हैं, जो टर्मिनल्स करती हैं प्लूम्यूल्स को और स्टेम टिप्स को। सिलेंटिकल पोर्शन है जो लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन के नीचे प्रेजेंट, उसको हाइपोकॉटिल कहते हैं। जो टर्मिनेट होती है लोअर एंड पे, जिसको रेडिकल या फिर रूट कैप कहते हैं। रूट टिप जो कवर रहती है रूट कैप से। अगर मैं बात करूँ एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, इन मोनोकॉट डेवलपमेंट, तो जो एक कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होता है उसको स्क्विटलम कहते हैं, ठीक है। इसमें एक थोड़ा बच भी जाता है, स्क्विटलम के बगल में एक थोड़ा सा छोटा सा एंडोस्पर्म, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं हमारे पास एपीब्लास्ट। तो ये एपीब्लास्ट क्या है, बचा हुआ कॉटिलेडॉन। क्या मैं लिख दूँ, बचा हुआ कॉटिलेडॉन, तुम समझ लिए ना, ठीक है। बचा हुआ कॉटिलेडॉन को एपीब्लास्ट कहते हैं। ग्रास फैमिली में अधिकतम ये चीज़ देखी जाती है, किसमें, स्क्विटलम को, क्योंकि बचा हुआ बेसिकली एक कॉटिलेडॉन में बेसिकली उसी को कहते हैं। लोअर पोजीशन पे एम्ब्रायोनल एक्सिस के रेडिकल होता है जो कवर होता है कॉलराइजा से, एंड ऊपर वाले पोर्शन पे कॉलप्टाइल होता है जो कवर होता है एपीकॉटिल से, ठीक है। ये हो गया। सीड की बात करें तो सीड में भी वही टाइप्स होते हैं। सीड में हमारे पास सबसे पहला तो सीड कोट होता है, कॉटिलेडॉन होते हैं एंड एम्ब्रायोनल एक्सिस होते हैं। जो एम्ब्रायो होता है काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर में होता है, जनरली थोड़ा मोटा होता है। स्वेलन पार्ट जो रहता है फूड को रिजर्व करने में हेल्प करता है, जैसे कि लेग्यूम्स में देखा गया है। सीड्स कभी भी हो सकते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस भी होते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस भी होते हैं, एल्ब्यूमिनस भी होते हैं। एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल मैंने तुमको बताया था, नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल मैंने बता दिया। नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल पी, बीन और ग्राउंडनट्स होते हैं। एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल व्हीट, मेज, बार्ले होते हैं। कुछ में कैसा, कुछ सीड्स में ऐसा होता है कि हमारा जो परसिस्ट हो जाता है न्यूक्लियस को पेरिस्पर्म की डेवलपमेंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर एंड बीट, ठीक है। फिर बात करूँ मैं इंटीगुमेंट की, तो इंटीगुमेंट अगर ओव्यूल का जो होता है सबसे हार्डेस्ट एंड टफेस्ट पार्ट होता है, कवर करके रखता है एंड सीड कोट की तरह भी होता है, ठीक है। माइक्रोपाइल क्या करता है, वही स्पेस थोड़ा छोटा हुआ रहता है, अभी सीड में भी छोटा हुआ रहता है। क्या करता है, बेसिकली एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सीड में अंदर जाने में हेल्प करता है। फिर डॉर्मेंसी क्या होता है, कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है हमारा एम्ब्रायो, उसको हम डॉर्मेंसी कह देते हैं, ठीक है। 10% मॉइस्चर जो रहता है कम हो जाता है तो वो डॉर्मेंसी स्टेज आती है। लेकिन जब भी अगर हमें हमारा जो फेवरेबल कंडीशन होता है, जैसे कि मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर मिलता है, तो हम वापस से क्या करते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। ओव्यूल जब मेच्योर हो जाता है तो वो सीड में बदल जाता है। ओवरी जब डेवलप्ड हो जाती है तो वो फ्रूट में डेवलप्ड हो जाती है। ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी बराबर के भाग में होते हैं। जो वॉल होती है ओवरी की ना, उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट फ्लैसी भी हो सकता है, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, मैंगो में, एंड कभी कभी ड्राई भी हो सकता है, जैसे ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड में। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो डिस्पर्शन ऑफ सीड से मिलकर के बनते हैं। मोस्ट प्लांट में तुम देखते हो कि जो टाइम ऑफ फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ ओवरी करता है। अगर वो सिर्फ ओवरी करता है ना, उसको हम ट्रू फ्रूट का नाम देते हैं। अच्छा, मैं गलत बोल रही हूँ, अगर फ्रूट का फॉर्मेशन सिर्फ ओवरी से होता है तो उसको मैं ट्रू फ्रूट का नाम देती हूँ। अगर ओवरी के अलावा थैलमस का भी योगदान होता है उसको मैं फॉल्स फ्रूट का नाम देती हूँ। ट्रू फ्रूट में तुमको पता है क्या क्या आएगा। फॉल्स फ्रूट में एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, कैसिव नट, एक एग्जाम्पल और है यहाँ पे लिखा था, स्ट्रॉबेरी, कैसिव नट एंड ये हमारा एग्जाम्पल है फॉल्स फ्रूट के। मैं लिख देती हूँ, फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। हमारे पास एप्पल है, क्या है फॉल्स फ्रूट का, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड हमारे पास कैसिव नट, ठीक है। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैसिव नट एग्जाम्पल में, ठीक है। एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, उनका एग्जाम्पल है, उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल में बनाना है, बनाना सीडलेस होता है, मतलब जितने भी पार्थेनोकार्पिक से आते हैं वो सीडलेस होते हैं। सीड का काम दिखाया गया किस तरीके से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो ये तुम पढ़ लेना, तुमसे क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट यही होता है कि बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से ये क्या कर सकता है, रुक सकता है। पहला तो मॉइस्चर होता है, ठीक है, तो दूसरा हमारे पास टेम्परेचर एंड दूसरा ह्यूमिडिटी, ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है, ठीक है।
ये तुम पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ से तुम मेरा देख लो, इसको हम सीड की वायबिलिटी कहते हैं। जैसे तुम्हें मैंने सबसे स्टार्टिंग में पॉलन की वायबिलिटी बताई थी ना, वो बिल्कुल ऐसी ही है। सीड वायबिलिटी होने से पहले जो चीज़ होती है उसको सीड की वायबिलिटी कह देते हैं, ठीक है। ऐसे दो दो एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे। एक ओल्डेस्ट सीड पाई गई थी लुपिनस आर्केटस की, जो लगभग कितने साल पुरानी थी हमारे पास, 10,000 पुरानी थी। एंड रीसेंट रिकॉर्ड में 2000 पुरानी हमें सीड मिली है, जिसका नाम है डेट पाम या फिनिक्स डेक्टिलेफेरा, जो आर्टिनोलॉजी एग्जीबिशन ऑफ किंग हीरोज पैलेस नियर द डेथ से मिली थी। तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है, ठीक है। यहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ओल्डेस्ट सीट लोपेनस आर्किटस की है, जो लगभग 10,000 साल पुरानी है। फिर आती है 2,000 साल पुरानी हमारे पास सीट फिनिक्स डेक्टिलेफेरा की, जिसको डेट पाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके अब ये देख लो, जो ऑर्किड की सीड होती है, छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ, जो ऑर्किड की सीड होती है ना, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी टीनी थाउजेंड्स ऑफ सीड्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलर केस हम फ्रूट्स में देखते हैं, तो पैरासिटिक स्पीसीज में जैसे कि ऑरोबैंची और स्टिग्मा में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एपोमिक्सिस की और पॉली एम्ब्रायोनी की, तो एपोमिक्सिस का सिंपल मतलब इतना होता है कि सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। कभी कभी क्या होता है, हमारा बिना फर्टिलाइजेशन का ही सीड बनाने का मन करता है। क्यों बेसिकली मन करता है, एक सेकेंड। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हूँ, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अगर मैं सीड का फॉर्मेशन कर रही हूँ और फर्टिलाइजेशन करती, तो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, हमारा जो सीड पहले जैसा होता है वैसा उसके सारी वैरायटी नहीं आती। इसीलिए हम एप्रोमिक्सिस बनाते हैं, जिसमें कि सीड का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन फ्रूट सीड का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन ये असेक्सुअल तरीके से होता है, मतलब असेक्सुअल ही होता है, लेकिन मिमिक करता है सेक्सुअल का। क्या लिखा हुआ है, जो सीड्स होते हैं जनरली प्रोड्यूस करते हैं फर्टिलाइजेशन की मदद से, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हो जैसे एस्टेरेसी और ग्रासेस फैमिली की, उनमें एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें कि सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है, उसको हम एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। जब फूड प्रोड्यूस करता है तो उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। एपोमिक्सिस बेसिकली करता क्या है, मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेवरल केसेस में आप डेवलप कर दोगे एपोमिक्सिस सीड। कुछ स्पीसीज होते हैं जिसमें कि डायप्लॉइड एग सेल क्या करता है, बिना रिडक्शन डिवीजन के ही क्या करता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे सिट्रस एंड मैंगो आते हैं। जब जब हर एक सेल क्या करता है, 2n वाला क्या करता है, बिना डेवलप्ड किए फटाफट खुद के तरीके का ही क्या करना रहता है, डेवलपमेंट करने लगता है। और अलग अलग जैसे न्यूक्लियस की सेल भी करने लगी, हमारे पास इंटीग्यूमेंट के सेल भी करने लगी, तो बहुत सारे हमारे जब सेल डेवलप्ड हो जाते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, बहुत सारे एम्ब्रायो बन जाते हैं। उसी फेज को हम पॉली एम्ब्रायोनी करके बताते हैं, ठीक है। और ये तुम याद कर लेना, बेसिकली हाइब्रिड सीड के बारे में बताया गया है, हाइब्रिड वैरायटी के बारे में। सेवरल फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स बार बार अगर बदल बदल के हमें सीड लेना पड़ता है तो हमारे जो किसान भाई लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हाइब्रिड सीड बना ले एपोमिक्सिस का यूज़ करके, जिससे कि कोई चेंजेस नहीं, अच्छा प्लांट हमें मिला है तो हर साल क्या हो, उसी को हम उगा करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ज़्यादा पैसा भी लॉस नहीं होता है। एंड सारे के सारे जो खूबी हमें दिखाई देती है पहले अगर मैं महंगा खरीद के आया हूँ उस टाइम पे, तो इस टाइम पे भी दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमने अपना चैप्टर खत्म कर लिया है। हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट खत्म हो चुका है। देखो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था तो थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन जो आगे चैप्टर्स आने वाले हैं काफ़ी पिद्दू पिद्दू से और प्यारे प्यारे आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी तुम्हारा टाइम नहीं लगेगा, कंप्लीट